नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और न्यूज़ 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की, क्योंकि वो इस वक्त भारत के दौरे पर है और भारत के दौरे के दौरान क्या कुछ उनके कार्यक्रम है, कौन कौन सी बैठकें होंगी जिसमें वो शामिल होंगे, इस पर करेंगे बातचीत, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन साथ ही तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे और न्यूज़ 10 की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज होगी द्विपक्षीय बैठक। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की पेशी। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में पहली बार आया तेज प्रताप का नाम। कल होने वाले मतगणना को लेकर जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। हरियाणा में भी कल आएंगे चुनाव के नतीजे। पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट के पास धमाके में 2 चीनी नागरिकों की मौत। चीन ने पाकिस्तान से कहा हमले की पूरी जांच करें। और इजराइल हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज। बैरूत में अपने ठिकानों पर हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर पर गिराए रॉकेट। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुइज्जू का औपचारिक स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इस वक्त भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में राज्यों का सहयोग कर रहे केंद्रीय मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री और उच्च अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में भाग लेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। केंद्र सरकार नक्सल से प्रभावित सभी राज्यों को इस समस्या से निपटने में हर संभव सहायता दे रही है। वहीं अमित शाह ने नक्सल से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता 6 अक्टूबर 2023 को की थी और उस बैठक में गृह मंत्री ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक दिशा में निर्देश भी दिए। क्षेत्रों में किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब चेन्नई की करेंगे, जहां चेन्नई के मरीना बीच पर आयोजित वायुसेना के एयर शो के दौरान बीते कल स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। दरअसल उचित प्रबंध न होने के कारण 5 लोगों को हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री स्टालिन और डीएमके सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा
कि घटना का एकमात्र कारण डीएमके सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा के प्रति लापरवाही है। के अन्नामलाई ने राज्य सरकार पर बुनियादी सुविधाएं और पर्याप्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध न कराने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही अब अगली खबर, जहां पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस में पेशी होनी है। इनके साथ अन्य आरोपी जिसमें अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी को भी आज कोर्ट ने तलब किया है। दरअसल ईडी ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है, जिसमें पहली बार तेज प्रताप यादव को आरोपी बनाया गया। जमीन के बदले नौकरी का ये मामला देश के बहुचर्चित मामलों में से एक है, जिसमें लालू परिवार के ज्यादातर सदस्य आरोपी हैं। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए लोगों से जमीन लेकर गलत तरीके से उन्हें रेलवे में नौकरी दिलाई। वहीं दिल्ली की एक कोर्ट में आज राज्य के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई होनी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। 28 मई को कोर्ट ने इस मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने याचिका में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लगाया कि वो करोड़ों रुपए लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं। साथ ही बीजेपी का ये भी आरोप है कि आतिशी दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में अपना नाम आने के बाद से ऐसी बात कर में शामिल हो जाएं। साथ ही बीजेपी का ये भी आरोप है कि आतिशी दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में अपना नाम आने के बाद से ऐसी बात कर लोगों का ध्यान घोटाले से हटाना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की आज दिल्ली की अदालत में पेशी होनी है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है, जहां ईडी ने पिछले महीने दिल्ली के ओखला से अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अमानतुल्लाह के घर पर कई घंटों तक छापेमारी भी की गई थी। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक पर चल रहा ये पूरा मामला 2 एफआईआर से जुड़ा हुआ है। पहला मामला वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं का है और इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, तो वहीं दूसरा मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है और इस मामले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट आज जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जहां उमर खालिद सितंबर 2020 से गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के अंतर्गत सलाखों के पीछे हैं। उमर खालिद पर आरोप है कि साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश में वो शामिल थे। उमर खालिद पर दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। साल 2020 में हुए इन दंगों में लगभग 50 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 700 से ज़्यादा घायल हुए थे। और इस मामले में अन्य सह आरोपियों शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी और अन्यों की जमानत याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होगी। और डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल न्यूज़ एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज़ एट 10 में। खबरों में बढ़ेंगे आगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में सक्रियता के आज 23 साल पूरे हो चुके हैं और इस पूरे कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस दौरान वो देश को तरक्की के नए रास्ते पर भी लेकर आए हैं। कैबिनेट में उनके सहयोगी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वहीं कांग्रेस को विकास के मुद्दों पर चुनावी हार का भी डर है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के विपरीत डॉक्टर BR अम्बेडकर को मान्यता दी। पीएम मोदी ने उनके योगदान का वास्तव में सम्मान किया, तो वहीं कांग्रेस ने उनके नाम का शोषण किया। कांग्रेस ने लगातार अम्बेडकर का अनादर किया। इतना ही नहीं, साल 1990 तक उनकी विरासत को मिटा दिया गया। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब के कार्यों का जश्न मनाने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस की भी शुरुआत की। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संविधान की बात तो करती है, लेकिन अगर इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस ने संविधान पर केवल हमला ही किया है। आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा समावेशी विकास की बात की है, तो वहीं कांग्रेस जहां एक और वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस ने हमेशा से अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपना वोट बैंक बनाने के लिए भ्रमित ही किया। पूर्वोत्तर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही पूर्वोत्तर भारत के विकास को प्राथमिकता देते आए हैं, जिससे क्षेत्रीय शांति बनी रहती है। इसके साथ ही अगर आरक्षण की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इसका समर्थन किया, तो वहीं जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। जहां एक और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी में परिपक्वता की कमी है और वो राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ जुड़ते हैं, जिससे कांग्रेस कमजोर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा से कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने पर जोर दिया। मोदी सरकार ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की। इसके साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और अधिक मजबूत हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार हुआ, जबकि रक्षा के मामले में कांग्रेस की ऐतिहासिक कमजोरियों इसके विपरीत है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को पहचान दिलाई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर संविधान पर लगातार प्रहार करने का भी आरोप लगाया है। अम्बेडकर जी का जो भी काम हुए हैं उसको अगर पहचान दिलाया है तो मोदी जी ने ही पहचान दिलाया है। सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा ये मोदी जी ने ही कराया है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को लगातार प्रहार किया और 1975 में तो संविधान को बिल्कुल हत्या कर दिया था। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो विदेशी सरजमीन से देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली बात करते हैं और पीएम मोदी पर संविधान बदलने का भी आरोप लगाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई और कहा कि संविधान की कोई रक्षा कर सकता है तो वो मोदी जी हैं। राहुल गांधी जैसे लोग जो संविधान को मानते ही नहीं हैं, वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भारत विरोधियों के जाल में फंस गए और वहाँ से फिर भारत को नुकसान पहुँचाने वाले बात करते हैं और मोदी जी को, हमारा सरकार को बदनाम करते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। तो मैं बहुत ही इसको घोर आपत्ति दर्ज करता हूं और कहना चाहता हूं कि संविधान का रक्षा अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी ही कर सकता है और संविधान को लोगों को पढ़ाने का काम भी मोदी जी ने ही किया है। और चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जीवन पर ही बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे, अगर प्रधानमंत्री के इस पूरे काम को देखा जाए, उनके जो राजनीतिक जीवन रहा अभी तक का, उसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने हमेशा गरीबों का साथ दिया है, खासतौर पर जो लोग गरीबी रेखा में आ रहे हैं और जो लोग वाकई कमज़ोर हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से रही, चाहे वो मुख्यमंत्री पद के तौर पर रहे हों या फिर जब प्रधानमंत्री बने तब की बात करें।
देखिए कृतिका, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जो राजनीति है वो उसको केंद्र बिंदु में ला दिया है। गुजरात में चुनाव दर चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल हुई और एक चुनाव के बाद अगले चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आई, तब ये धारणा कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, सत्ता विरोधी एक लहर होती है, अधिकांश सरकारें सत्ता विरोधी लहर का शिकार हो जाती हैं, उसको बदलते हुए सत्ता के पक्ष में, यानी बेहतर आप काम करते हैं तो जनता आपका साथ देती है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो उसकी एक धारणा मजबूत थी। और हमने देखा उसके बाद केवल गुजरात में ही नहीं, आप मध्य प्रदेश में देखें, हमने 2 बार उत्तर प्रदेश में देखा है, तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें थी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसका एक बड़ा योगदान है कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर इस तरह की शासन प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम किया जिसमें गवर्नेंस पर जोर था, सुशासन पर जोर था। बीजेपी इस बात को बहुत कहती रही, लेकिन उसे किस तरह से एक तेजी से आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हुआ। 3 महत्वपूर्ण बातें हम देखेंगे कि अगर देखें गुजरात के मुख्यमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो काम हुआ, एक गरीब कल्याण पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, कैसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो ये कहा था अंत्योदय की जो अवधारणा, इसमें हम जानते हैं कि गरीबों की और वंचितों की सबसे ज्यादा मदद हो और जो सामाजिक कल्याण की जिसकी बात करते हैं, आरक्षण मजबूत करने की, पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की। हम जानते हैं कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग से सदस्य बनाने का जो एक रिकॉर्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में ही है। और इसके साथ ही साथ आप देखिए कि तमाम जगह पर आरक्षण को मजबूत करने का काम किया गया। तो उस लिहाज से बहुत उल्लेखनीय एक तरह से रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक का सफर, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हो या फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। बिल्कुल उल्लेखनीय उनका सफर अभी तक का रहा है। और शेखर अय्यर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शेखर जी, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों का तो ध्यान दिया ही, लेकिन साथ ही उन महिलाओं का भी बहुत खास ख्याल उन्होंने रखा जो महिलाएं घर में चूल्हा चौका करती थी, क्योंकि कई सारी योजनाएं उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। और आज अगर हम देखें तो महिलाएं, चाहे स्वयं सहायता समूह हो या फिर लखपति दीदी हो, महिलाएं लगातार एक एक कदम आगे बढ़ा रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। बिल्कुल कृतिका जी, प्रधानमंत्री का हर सोच, हर विचार और जो भी जितने कार्यक्रम पिछले 10 साल में सरकार ने चलाया है, उसके पीछे आप देखेंगे मोदी जी की एक ज़बरदस्त स्टैंप है, जो स्टैम्प से आप देख सकते हैं किस तरह उनके जीवन में, उनके राजनीतिक जीवन में जो अनुभव उन्होंने पाया है और ख़ास करके जो चीज़ें उन्होंने पर्सनली जो महसूस किया है कि जिसकी वजह से समाज में जो कमियां रही है, जिसकी वजह से महिलाओं की जो हालतें रही हैं, उसको कैसे परमानेंटली कैसे हम उसको सॉल्व करें, उस दिशा में सब कुछ है। कि ना केवल उनकी, देखिए एम्पावरमेंट की बात तो कई सालों से चल रहा है जी, बिल्कुल, लेकिन इस 10 साल में जो कार्यक्रम हुए, हर कार्यक्रम आप ले लीजिए। और प्रधानमंत्री की खासियत अगर बताना यही है कि कोई भी कार्यक्रम जो चला जाता है केवल हेडलाइंस के लिए नहीं है, ग्राउंड पे वो कैसे उसकी इम्प्लीमेंट होती है, जो लाभधारी है उनको क्या फायदा हुआ है, उससे भी और क्या इंप्रूवमेंट सुधार ला सकते हैं। ये जो चीज है कि हर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर महिला की सशक्तिकरण, कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए, प्रधानमंत्री ऐसा एक राजनेता है जो चाहते हैं कि केवल पेपर में ना हो पॉलिसी, जमीन पर उसके चेंज आनी चाहिए, जमीन पर जो लाभार्थी है उनको लाइफ में बदलना है। ये जो चीज है ये बड़ी पर्टिकुलर है। इसका मतलब ना केवल मैक्रो लेवल पर पॉलिसी की सोचना, लेकिन माइक्रो लेवल पर किस तरह वो अमल होता है, उससे कैसे कौन करते हैं। इसी कारण है जितने कार्यक्रम हैं, आप ये मान लीजिए माओवादी की जो समस्या है, जो विकास को लेकर जो अभी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो चलाए जा रहे हैं, उसका सोच देख लीजिए। एक हर चीज में उनका एक नॉवल अप्रोच रहा है। पिछले कोई प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की मैक्रो लेवल से लेकर माइक्रो से लेकर मैक्रो लेवल तक, बिल्कुल पूरी हर स्टेज पे कैसी होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते रिजल्ट्स हो। देखिए जब तक जब जमीन पर चीजें नहीं बदलेंगी
तो जितने भी आप अच्छे कार्यक्रम दिल्ली में बैठकर बना लीजिए, जी। लेकिन उसका क्या होगा? बिल्कुल। हमने तो 20 पॉइंट प्रोग्राम भी देखा, फिर संजय गांधी का और 5 पॉइंट प्रोग्राम भी था, लेकिन जब जमीन पे आते आते क्या चीजें हमने देखी। और दूसरी चीज कृतिका जी मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ऐसे एक राजनेता है जो समझते हैं जब तक करप्शन है, जब तक भ्रष्टाचार है, आप विकास की कितने भी परिकल्पना बना लीजिए, लेकिन इंप्लीमेंट करते करते भ्रष्टाचार पूरा खा जाएगा। तो इसलिए जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, जिस लड़ाई की वजह से उनकी ज्यादा दुश्मनी भी ज्यादा है, उनके दुश्मन पॉलिटिकल वर्ल्ड में ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं जो भी सरकार के पास जो भी ये धनराशि है वो गरीबी को दूर करने में पूरा उसमें लगना चाहिए। मैं मानता हूं इनकी जो 23 साल की जो राजनीतिक जीवन की आप बात कर रहे हैं, उस 23 साल में अगर आप देखेंगे ज्यादा साल उन्होंने सत्ता में ही किया, पहले मुख्यमंत्री के तौर पे, अब प्रधानमंत्री के तौर पे। और जो एक्सपीरियंस जो उन्होंने गुजरात में गेन किए सीएम के तौर पे, उन्होंने आके पीएम के ये में उसको एक एक चीजों पर उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया, सुपरवाइज किया। आज भी अगर देखेंगे जिस तरह मॉनिटरिंग करते हैं, देखिए बहुत कम नेता है, कम जो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसमें ऊर्जा भी नहीं रहती, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री में ऊर्जा भी है और उत्साह भी है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, वो ग्राउंड पे दिखना चाहिए। जब तक लोगों तक बेनिफिट नहीं पहुंचता, वो कार्यक्रम कितना बड़ा ना हो, उसमें कितना पैसा ना खर्चा करें, लेकिन कोई बदलाव नहीं लाएगा। जी बिल्कुल शेखर जी, क्योंकि हम दिल्ली में अगर देखा जाए तो इससे पहले की सरकारें दिल्ली में बैठ करके सिर्फ योजनाएं बनाती थी, पूरे प्लान बनाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर अमल आने में उसमें काफ़ी कमी रह जाती थी, जिसकी वजह से ये देरी होती थी, ग्राउंड जीरो पर वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जब भी किसी दूसरी जगह पर या राज्य का दौरा करते हैं तो वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और कई सारे नए आइडियाज़ जो हैं वो भी आज हमारी युवा शक्ति के पास है। हमारे साथ में शैलेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य का दौरा करते हैं तो युवा शक्ति से जरूर मुलाकात करते हैं, क्योंकि युवाओं के पास में नए नए आइडियाज हैं, इनोवेशन है, ताकि देश आगे तरक्की कर सके। और ये बात सच है कि इसीलिए विकास जो है बहुत तेज रफ्तार से भारत में हो रहा है। देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक कार्यशैली है। जी, किसी भी योजना का जब ऐलान किया जाता है तो उसमें जन भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। आप स्वच्छता अभियान को देखिए कि इतनी बड़ी जो सफलता मिली, उसमें देश भर में उस अभियान को सरकारी अभियान न देख के, यानी कि हर कोई संस्थाएं, एनजीओ, स्कूल, तमाम तरह की संस्थाएं, युवा वो जुड़े, उससे हमने देखा कि एक बड़ी सफलता मिली और एक जागरूकता हुई लोगों की को लेकर, और आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। गुजरात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर तमाम ऐसे प्रयोग किए थे जिसमें जन भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था। तो उसमें युवाओं की भागीदारी सबसे पहले आती है कि युवा अगर किसी कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो उस कार्यक्रम की सफलता निश्चित तौर पर वो एक सुनिश्चित हो जाती है और जागरूकता भी हो। तो वो एक तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का और उसका एक असर दिखा है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि देश भर में जाकर योजनाओं की समीक्षा करना, दौरे करना, उससे एक प्रभाव पड़ता है, उससे एक गति मिलती है विकास कार्यों की और उससे राज्यों के साथ तालमेल में भी बेहतर होता है। तो सिर्फ दिल्ली में बड़े कार्यक्रम ना हो, देश भर के अलग अलग राज्यों में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाएं, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो, उसका एक असर दिखा है। हमने गुजरात में देखा, उत्तर पूर्व में देखा, अलग अलग राज्यों में देखा कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, दिल्ली से लोग गए, राज्यों के लोग आए। तो उस गवर्नेंस मॉडल का एक फायदा हुआ है कि हर राज्य की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हुई है। उसका एक असर हम देखते हैं खासतौर पर उत्तर पूर्व जैसे राज्यों में, जहां पर मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो लगातार दौरा करें, और हमने देखा कि तमाम बड़ी विकास परियोजनाएं वहां पर बहुत तेजी से आगे बढ़ी, उनकी नियमित समीक्षा भी हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कार्यशैली है कि लोगों को जोड़कर तमाम अभियानों से उस अभियान को सफल बनाया जाए, कैसे राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और कैसे जो एक गवर्नेंस का जो एक मूल मंत्र है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबकी भागीदारी, ये सुनिश्चित करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाने की ओर आगे बढ़ा जाए। तो वो हम आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, उस पर काम होता हुआ देखते हैं। तो आज हम देख रहे हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया देख रही है, विकसित देश हमसे सीख रहे हैं। तो वहीं अन्य कल्याण जैसी योजना है जिसमें हम 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो ये एक संतुलन है कि हम देश को तेजी से आर्थिक विकास के रास्ते पर भी ले जा रहे हैं, लेकिन हम अपने गरीबों की भी चिंता कर रहे हैं
कि उनको खाने की कोई दिक्कत ना हो, उनको भी भरपेट भोजन मिले, और साथ ही साथ हम न्यूट्रिशन की भी चिंता कर रहे हैं। तो ये एक पूरी तरह से गवर्नेंस मॉडल में कुछ छूट ना जाए, यानी आर्थिक विकास तो तेज हो ही, सामाजिक कल्याण की योजनाएं भी तेजी से चले। और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछड़े वर्गों के विकास के लिए तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया गया। जनजातीय समाज के लिए हम जानते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काम हुआ है। बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर हमने देखा कि गौरव दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल, उस तरह के तमाम काम हुए। बिल्कुल, हर वर्ग का ध्यान कहीं ना कहीं रखा जा रहा है और इसीलिए पूरा देश भी तरक्की कर रहा है, क्योंकि हमारा संकल्प भी है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। शेखर अय्यर जी, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 से लेकर अभी तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। तो पहले गुजरात को संवारा, फिर देश को संवारा, और उसके बाद में अब विश्व स्तर पर हमारे देश को एक अलग ही पहचान मिल रही है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उसके तहत पूरी जो दुनिया के तमाम जो देश हैं उनकी नजर भारत पर है कि भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितने नए नए कार्यक्रम जो भारत ने अपनाया है, जैसे मान लीजिए डिजिटल पेमेंट, जी, डिजिटल पेमेंट इस साइज का, इस मैग्नीट्यूड का, जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, मैग्नीट्यूड, स्पीड और स्केल जो बार बार कहते हैं, उस चीज को आप यूपीआई को ले लीजिए। इतना तक G20 देशों की जब आपकी कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, भारत का सफलता डिजिटल पेमेंट में, वो एक प्रकार से मॉडल बन गया है विश्व के लिए। देखिए, अमेरिका में इतना डिजिटल पेमेंट नहीं हुआ जितना भारत में हुआ है। अब गांव गांव तक आप देखें, एक स्मार्टफोन हो या कोई भी मोबाइल फोन से पेमेंट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एक, मतलब लगता है कि छोटा बदलाव, लेकिन वो बहुत बड़ा ये है, परिवर्तन हुआ है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज यूक्रेन में समस्या हो या खाड़ी क्षेत्र में जो समस्या चल रही है, ये सारे समस्या में भारत की आवाज सुनाई जाती है और भारत क्या कह रहा है। इसलिए बड़े नेता भारत की लीडरशिप के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ लगातार संपर्क में है, डायलॉग में है कि जो बड़ी समस्या है, क्लाइमेट, मान लीजिए क्लाइमेट की समस्या है, विश्व भर में क्लाइमेट चेंज की जो असर पड़ रही है, लेकिन भारत एक विकास है और यहाँ पे डेवलपिंग देश है, यहाँ समस्या और भी ज्यादा है, चुनौती ज्यादा है। फिर भी जो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए जो भी हमारी कमिटमेंट है, वो भी विश्व भर में एक मॉडल बन गया है। देखिए, हमने कार्बन इमिशन को कम करने के लिए कितने पद लिए। इसका मतलब देखिए, जो एक आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, वसुधैव कुटुंबकम के मतलब क्या है कि भारत अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरी एनर्जी के साथ वो निभाएगा, केवल कहने के लिए नहीं है। कोविड समय में हमने क्या देखा, हमने 2 वैक्सीन बनाए, वो वैक्सीन विदेशों को भी दिया जब हमारी भी यहाँ जरूरत थी जी। जब कोविड के कार्यकाल में भारत ने जितना वैक्सीन अपने पड़ोसी देशों को भेजा और भी अफ्रीका को भेजा, ये सब अपने आप में मुझे लगता है ऐसा एक नेतृत्व जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जो विश्व के लिए भी एक प्रकार से लाभदार हुआ है और देश भी आगे बहुत जल्दी से प्रगति हो रहा है। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और साथ ही शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो वाकई बेहतरीन कार्यकाल रहा। सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गुजरात को संवारा, देश को संवारा, और अब पूरे दुनिया में भारत का नाम लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत प्रगति कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक पद की अगर हम बात करें तो इस पद पर रहते हुए 23 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने। गुजरात आज 15 अक्टूबर तक इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहा है, आइए जानते हैं। तो देखा जाए तो विकास सप्ताह के नाम से जाने जाने वाला ये कार्यक्रम आज से आयोजित किया जा रहा है गुजरात में, और इस कार्यक्रम में 2001 से लेकर नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से हासिल की गई तमाम प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवर फ्रंट, सूरत डायमंड बोर्ड्स और द्वारका सुदर्शन ब्रिज सहित राज्य भर के 23 प्रतिष्ठित स्थानों पर गुजरात के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए विकास पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में विकास थीम वाले निबंध प्रतियोगिताएं, स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, दीवारों पर पेंटिंग के साथ साथ प्रमुख सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यकरण भी इस कार्यक्रम में शामिल है।
इसके साथ ही नागरिकों को #विकास सप्ताह का उपयोग कर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के शासन के अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। समारोह के दौरान गुजरात सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करने की भी प्रतिबद्धता जताई है। विकास सप्ताह का प्रत्येक दिन एक खास विषय को समर्पित होगा, जिसमें युवा सशक्तिकरण दिवस, सुशासन दिवस, उद्यमिता दिवस और पोषण और स्वास्थ्य दिवस इसमें शामिल है। तो गुजरात में आज से ये विकास सप्ताह मनाया जाएगा और 15 अक्टूबर तक ये जो पूरा सप्ताह है वो मनाया जाएगा, जिसमें कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन सरकार की तरफ से किया जाएगा। और न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब नवरात्रि की, आदि शक्ति की आराधना की। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज मां के स्कंद माता स्वरूप की पूजा आराधना की जा रही है। और इस मौके पर रोज की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है और देवी स्कंद माता से सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद की भी कामना की है। आपको ये वीडियो दिखाते हैं। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखरा सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी शिवा प्रभा समुज्ज्वला स्फुरत् शुभांग शेखरा ललाट रत्न भास्करा जगत प्रदीप्त भास्करा महेंद्र कश्यपाचिता सनत कुमार संस्तुता सुरा सुरेंद्र वंदिता यथार्थ निर्मलाद्भुता सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी ॐ देवी स्कंद मातायै नमः ॐ देवी स्कंद मातायै नमः ॐ देवी स्कंद माताय नमः। तो इन दिनों देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम जोरों पर है और जगह जगह मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जा रही है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवालान देवी मंदिर में आज मां के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा आराधना की गई। मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर स्कंद माता की पूजा आराधना आज की गई।
और साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान माता के भक्त देश विदेश के अलग अलग कोनों से माता वैष्णो देवी के दरबार में भी पहुंच रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी धाम इस बार शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर स्वर्ग सा नजर आ रहा है। कटरा में मौजूद डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत के दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा कि इस बार पूरे नवरात्रि में माता वैष्णो देवी धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की यात्रा बेहद खास है। हमारे साथ बात करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग जी हैं। सर, एक बड़ी उम्मीद से माँ के दरबार में भक्त आता है दर्शन करने के लिए, और जब नवरात्रि हो तो एक विशेष मौका होता है माँ के दरबार में जाकर अपनी बात को रखने का। क्या खास तैयारियां हैं? देखिए, जैसा आपने फरमाया कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, ख़ास करके नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, और बोर्ड की तरफ से भी काफ़ी पुख्ता इंतज़ामात हर साल रहते हैं, चाहे वो चैत्र नवरात्रि और या शारदीय नवरात्रि हो। और हमें उम्मीद भी रहती है कि लाखों की तादाद में क्योंकि लोग आएंगे, तो चाहे वो पंजीकरण की बात हो, क्राउड मैनेजमेंट की बात हो, व्यवस्था की बात हो, यात्री सुविधाओं की बात हो, सभी के ऊपर बोर्ड का विशेष ध्यान रहता है। और इस साल रेलवे स्टेशन पर एक डेडिकेटेड यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर की स्थापना की गई है। एक एवरेज अगर हम बात करें तो माता वैष्णो देवी के दरबार में एक एवरेज क्या संख्या रहती है और नवरात्रों में वो संख्या कितनी इंक्रीज होती है सर? देखिए, अगर हम सालाना एवरेज की बात करें तो पिछले साल सन 2023 में 95 लाख से ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए, तो तकरीबन 26,000 का इसको हम एवरेज में अगर कन्वर्ट करें तो रहता है। लेकिन अगर मैं लीन और पीक सीज़न की बात करें तो नवरात्रि के दिनों में 50,000 60,000 तक भी श्रद्धालु जो हैं वो कटरा पहुँचते हैं, और लीन सीज़नों में 10,000 का आंकड़ा भी रह जाता है। और कोशिश रहती है कि नवरात्रि के दिन हम विशेष इंतजामात रखें, क्योंकि इन 9 या 10 दिनों के अंदर तकरीबन 3.5-4 लाख श्रद्धालु भी माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। जो श्राइन बोर्ड ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, और खासकर दिव्यांगों को लेकर या किसी और लोगों को लेकर, वो किस तरह के इनिशिएटिव रहे हैं सर? देखिए, पिछले 2-2.5 साल की हम बात करें तो बोर्ड के द्वारा भवन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पे काफ़ी कार्य हुए हैं। माननीय उपराज्यपाल द्वारा पिछले साल भवन पर दुर्गा भवन का उद्घाटन किया गया, जिससे तकरीबन 3,000 अतिरिक्त श्रद्धालु जो हैं हर रोज़ भवन पर विश्राम कर पा रहे हैं, रुक पा रहे हैं। एक नए वैष्णवी भवन का निर्माण कार्य जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में कुछ दिनों में एक नई यज्ञशाला का उद्घाटन किया गया है, ताकि हवन की जो फैसिलिटी है वो सभी श्रद्धालुओं को हर रोज़ उपलब्ध हो पा रही है। एक रोपवे जो कटरा से और भवन तक का काम प्रस्तावित था, उसमें कितनी गति आई है और वो कब तक प्रारंभ होने की बात है? देखिए, बोर्ड की तरफ से ये कुछ 1.5 साल पहले ये निर्णय लिया गया था कि जो हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, दिव्यांग हैं, मेडिकली अनफिट लोग हैं, जो ये शायद 14 किलोमीटर या 13 किलोमीटर का ट्रैक नहीं कर पाते हैं, उनकी सुविधा के लिए ये व्यवस्था लाई जाए रोपवे की, ताकि सभी लोग सरल तरीके से भवन पहुंच सकें और माता रानी के दर्शन कर सकें। और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए रोपवे प्रोजेक्ट की पूरी प्रक्रिया राइट्स जो हमारी PSU है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर, उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को आगे अंजाम दिया जा रहा है। ये थे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि लगातार एक सतत प्रयास से जो भी देश विदेश से यात्री माँ के दरबार में आते हैं उनको सुविधा युक्त यात्रा मिले और माँ के सुगम दर्शन प्राप्त हो। उसको लेके श्राइन तो नवरात्रि की तो उसको लेके भी विशेष सुविधाओं का यहाँ पे उन्होंने प्रबंध किया है। साथ में इनकी अपील यात्रियों से कि वो सुरक्षित यात्रा के लिए जो इनकी तरफ से गाइडलाइन दी गई है उसका भी खास ख्याल रखें। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, कटरा, जम्मू। और इसी को लेकर आगे बात करते हुए बात करेंगे इंदौर की, जहाँ देखा जाए तो शारदीय नवरात्रि की जो छटा है वो देश के हर कोने में तो बिखरी ही है, लेकिन मध्य प्रदेश का इंदौर भी इसी रंग से सराबोर है। इंदौर सेंट्रल जेल में इस मौके पर कैदियों ने भी मां भगवती की पूजा आराधना की और गरबा नृत्य किया, और वहां की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां कैदियों ने सबसे पहले मां भवानी की पूजा अर्चना की और उसके बाद गरबा करते हुए नजर आए। वहीं नवरात्रि के मौके पर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मथुरा में 5 जन्य प्रेक्षागृह में मनमोहक प्रस्तुति दी। उन्होंने दुर्गा नृत्य नाटिका के जरिए मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया। नृत्य नाटिका में देवी दुर्गा के प्रेम, स्नेह और रौद्र रूप का अनोखा संगम देखकर ब्रजवासी भी भाव विभोर हो उठे।
तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इसके साथ ही अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ पर तो हर कोने कोने में इन दिनों गरबे की धूम मची हुई है। जामनगर में नवरात्रि के दौरान मशाल के साथ गरबा करते हुए युवकों की आपको बेहद खूबसूरत झलकियाँ इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो मशाल के साथ गरबा नृत्य करते हुए नजर आए हैं। हालांकि इन दिनों की अगर हम नवरात्रि की बात करें तो पूरा गुजरात जो है वो इन रंगों में रंगा हुआ नजर आता है। पूरे गुजरात में गरबे की धूम रहती है, लेकिन जामनगर की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अनोखी और ख़ास हैं, जब मशाल के साथ गरबा किया गया। तो शारदीय नवरात्रि के रंग में सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरा देश इन दिनों रंगा हुआ है और हर जगह आदिशक्ति का पूजन उत्सव चल रहा है। इसी कड़ी में पंजाब के जीरकपुर में महिला सशक्तिकरण का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिला। वहां पर महिलाओं द्वारा रामलीला का आयोजन किया गया और इस आयोजन की विशेषता ये रही कि आयोजक से लेकर कलाकार तक हर भूमिका में महिलाओं ने ही सारी भूमिकाएं यहाँ पर निभाई हैं। तो रामलीला में महिला सशक्तिकरण का ये मैसेज पंजाब में दिया गया। और न्यूज़ एट 10 में इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। न्यूज़ एट 10 देख रहे हैं आप और खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, जहां चेन्नई एयर शो के दौरान हुए हादसे पर भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु सरकार को घेरा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे मैन मेड स्टेट डिजास्टर करार दिया है। चेन्नई एयर शो में जो 5 जाने गई, 200 से अधिक लोग घायल हुए, ये एक ट्रेजेडी ही नहीं, ये एक मैन मेड स्टेट स्पॉन्सर्ड डिजास्टर है। बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लाखों लोग पहुंचे थे वहां पर। आपका काम था ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, पब्लिक सिस्टम होना चाहिए, वहां पर हेल्थ की फैसिलिटीज होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, हेल्थ की बाकी और एम्बुलेंस वगैरह होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। पर इसमें से कुछ नहीं किया गया क्योंकि डीएमके की सरकार की प्राथमिकता अपने बेटे को स्थापित करना है, अपनी डायनेस्टी को स्थापित करना है और उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये पहली बार नहीं हो रहा, बार बार ऐसा होता है। उनकी प्राथमिकता करप्शन है और इतनी असक्षमता, इतनी इनकॉम्पिटेंस और इतनी लैकसेडेजिकल अप्रोच, इसकी वजह से ही आज 5 जाने गई है। इसके लिए पूर्ण तरीके से स्टालिन साहब, चीफ मिनिस्टर खुद जिम्मेदार है। और न्यूज़ एट 10 में अब खबर अगली का कर लेते हैं, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती के लिए 90 क्षेत्रों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। कालका और पंचकुला विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान के मतों की गिनती पंचकुला में और नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी और मुलाना क्षेत्रों की मतगणना अंबाला में बनाए गए 4 केंद्रों पर की जाएगी। तो वहीं यमुनानगर जिले की 4 सीटों की मतगणना यमुनानगर में बनाए गए केंद्रों पर होगी और इसी तरह हर जिला मुख्यालय में उस जिले की विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। सीसीटीवी से सभी स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। तो वहीं मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट मशीनों को भी स्ट्रांग रूम में रखा गया और स्ट्रांग रूम को उसके बाद सील कर दिया गया है और कल इस सील को हटाया जाएगा और मतगणना की जाएगी।
और हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी कल ही विधानसभा चुनावों की मतगणना होगी और इसके लिए प्रशासन की ओर से त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है। रियासी से कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं जिसमें पुलिस और सुरक्षा बल के जवान गाड़ियों की सघन जांच कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। मीटिंग में ब्याज दर पर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले मौद्रिक नीति समिति की पिछली अगस्त में हुई थी और समिति ने रेपो रेट 6.5% पर ही बरकरार रखा था। दरअसल आपको बता दें कि फरवरी 2023 के बाद से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, लिहाजा त्योहार के इस सीजन में भी बदलाव की उम्मीद कम ही है। समिति के लिए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर 9 तारीख को देंगे। और न्यूज़ एट 10 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज़ 10 में। आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जहां कराची में हुए आतंकवादी हमले में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। साथ ही कई पाकिस्तानी नागरिक भी इसमें घायल हो गए हैं। यह आतंकवादी हमला कराची में हवाई अड्डे के पास चीनी कर्मचारियों के एक काफिले पर हुआ। ये पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी हैं। पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। चीन ने अनुरोध किया है कि पाकिस्तानी अधिकारी हमले की अच्छे से जांच करें, अपराधियों को कड़ी सजा दें और पाकिस्तान में चीनी नागरिकों, संस्थानों और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही दूतावास ने इस हमले के मृतक और घायलों के परिजनों के प्रति सहानुभूति भी जताई है। इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा में हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स गिराए हैं और इस हमले में करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हाइफा के दक्षिणी इलाके में एक सैन्य अड्डे को मिसाइलों के जरिए अपना निशाना बनाया। तो वहीं हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हाइफा के दक्षिणी इलाके में एक सैन्य अड्डे को फादी 1 मिसाइलों से निशाना बनाया। हाइफा क्षेत्र की ओर दागे गए रॉकेट्स के सिलसिले में इजराइल पुलिस की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि अधिकारी और पुलिस बम निरोधक एक्सपर्ट्स कई जगहों पर जाकर रॉकेट्स से निकले मलबे की जांच कर रहे हैं। कुछ इमारतों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है, जिसमें रहने वाले लोगों की मामूली चोटें आने की भी खबरें हैं। वहीं इजराइल ने रविवार की देर रात लेबनान पर कई सारे हवाई हमले किए हैं। ये हमले लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी हिस्से पर किए गए। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने हिजबुल्लाह के हथियार भंडारों को अपना निशाना बनाया। तो वह इजरायली अधिकारी ये जांच कर रहे हैं कि कैसे रविवार की रात हिजबुल्लाह के 5 रॉकेट इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब रहे। और इन सभी घटनाक्रम के बीच ईरानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने दोबारा से अपनी हवाई सेवाओं को बहाल कर दिया है। इससे पहले इजरायली हमलों के डर से ईरान ने अपनी हवाई सेवाओं और कुछ एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया था। इजरायली एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक हिजबुल्लाह के इजराइल पर किए गए रॉकेट हमलों से 10 इजरायली घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने गजा के एक अस्पताल पर भी हमला किया। इजराइल का कहना है कि इस अस्पताल तो आपको बता दें कि फिलहाल ईरान में हवाई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। वहीं भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल लद्दाख के थोइस से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक 7000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजय तक कार रैली का आयोजन किया जाएगा। थोइस एयरफोर्स स्टेशन समुद्र तल से
3068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी तरह के अनोखे सार्वजनिक आउटरीच कदम के तहत 8 अक्टूबर को वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर थॉइस एयरफोर्स स्टेशन से तवांग तक भव्य कार रैली का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत सहरावत वायुसेना योद्धाओं का समर्थन करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये रैली IAF द्वारा उत्तराखंड युद्ध स्मारक के सहयोग से आयोजित की गई है। IAF की एडवेंचर सेल इस रैली का नेतृत्व और समन्वय कर रही है। ये रैली अक्टूबर में शुरू होकर नवंबर में पूरी हो रही है। अक्टूबर के महीने में ही चीन ने हम पर हमला किया था, विश्वासघात किया था, और जिस जगह से हम लोग यहाँ आए हैं वहाँ पे हमने लड़ाई की थी और इसी जगह से मेजर शैतान सिंह ने चीनियों का मटिया मेट कर दिया था, जिनको बाद में भारत सरकार ने परमवीर चक्र दिया। उनकी वीरता की गूंज यहाँ अभी भी मौजूद है और उत्तराखंड से जसवंत सिंह रावत राइफलमैन ने चीनियों को मिट्टी में मिला दिया था, उनको बाद में महावीर चक्र मिला। तो मेजर शैतान सिंह की वीरता की गाथा हम महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत की वीरता की गाथा नेफा जो पहले था अरुणाचल प्रदेश तक लेके जा रहे हैं और देश के नौजवानों को ये बता रहे हैं कि जिंदगी का उद्देश्य अगर सशस्त्र सेनाओं में आकर पूरा करेंगे तभी जिंदगी अच्छी बनेगी। रैली में खास तौर पर उत्तराखंड युद्ध स्मारक के दिग्गज तवांग तक जाएंगे। विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट की कमान में वायुसेना और सेना के कई अधिकारी इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। रैली में 50 से अधिक वायु योद्धाओं में महिलाएं भी शामिल हैं। हो ही नहीं सकती, आपको एक ही जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है। लोगों को इंस्पायर करने का, एडवेंचर में जीने का, हर टेरेन में लाइफ को बिताने का, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे प्लेन्स हो। हमारा इंडिया का टेरेन इतना ब्यूटीफुल है, सब कुछ है यहाँ। बट आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यदि आप हैं तो आप हर तरह के टेरेन में जा सकते हो और अपनी लाइफ में हर चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। लद्दाख से हम अरुणाचल प्रदेश तक के जाएंगे और हमारा ये संदेश है सबके लिए कि वो बढ़ चढ़ के आए और राष्ट्र निर्माण के काम में सहयोग करें। जय हिंद। इस भव्य रैली में तय की जाने वाली यात्रा की कुल दूरी 7000 किलोमीटर है, जो 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। रैली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी लेह में इस लॉन्च में एक दिलचस्प टैगलाइन हाँ हम लड़ाकू विमानों के लिए भी राजमार्ग बनाते हैं के साथ भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से रैली को रवाना किया था। देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर गौरव, अभिमान तथा देश सेवा के लिए शानदार जीवन जीने की भी बात सोचें और यह भाव अधिक से अधिक फैलाना मैं समझता हूँ ये बहुत ही आवश्यक है। हमारी आकाशीय सीमाओं की रक्षा में उसने अनेक महान उपलब्धियां भी हासिल की हैं और यह भी दिखाया है कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए हम उसके घर में घुसकर भी प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। हमारी सरकार में वायुसेना को अधिक सक्षम और आधुनिकतम युद्धक विमानों से लैस करने का कार्य हो रहा है और हुआ भी है। विजयी वायु योद्धाओं के सम्मान में एक हिंदी वायुसेना गान जय हिंद की वायुसेना जय हिंद के वायुवीर भी इस मौके पर जारी कर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस रैली का उद्देश्य सभी को IAF के गौरवमयी इतिहास और वायु योद्धाओं की वीरता के बारे में बताने के साथ साथ मातृभूमि की सेवा के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GG न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 10 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।